नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी वोटिंग लिस्ट पर बिहार में मचे बवाल की, जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी के हमले की। देखेंगे क्या जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर सुप्रीम कोर्ट देगा दखल, ओडिशा में क्यों सवालों से घिरी कानून व्यवस्था। जानेंगे बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक में किन मुद्दों पर बनी सहमति, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बेंगलुरु भगदड़ केस में सस्पेंड सीनियर आईपीएस बहाल, ट्रिब्यूनल बोला पुलिस भगवान या जादूगर नहीं जो कम समय में इतनी भीड़ कंट्रोल कर सके, आरसीबी को ठहराया जिम्मेदार। कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को दी मंजूरी, ओलंपिक 2036 की तैयारी पर जोर। देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के जरिए लोगों को सशक्त बनाना है इसका मकसद। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ युद्धपोत आईएनएस तमाल, एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम। भगवान इंद्र की पौराणिक तलवार पर रखा गया है इसका नाम। शेयर बाजार में गिरावट, 90 अंकों की गिरावट के साथ 83,697 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 24 अंकों की गिरावट के साथ 25,541 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। चुनाव आयोग के इस अभियान को लेकर इंडिया गठबंधन में चिंता दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, इसलिए बीजेपी की तरफ से आयोग के इस फैसले का समर्थन किया जा रहा है। विपक्ष विरोध कर रहा है। इस बीच टीएमसी का डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गया, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग पर हमला बोला गया। तो क्यों बिहार चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट पर मचा है बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव से पहले अचानक ही चुनाव आयोग ने वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण का काम शुरू किया और इसके लिए नए नियम ले आए, जिसमें मतदाताओं को अपने जन्म का स्थान बताने को कहा गया। इसके लिए डॉक्यूमेंट मांगे गए। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसे लेकर बिहार के साथ ही पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग बिहार के बाद पूरे देश में ये योजना लागू करने की तैयारी में है। तो इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग की इस योजना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। इसे एनआरसी बताया जा रहा है। इसे लेकर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा, जिसमें फिरहाद हकीम, कल्याण बनर्जी, अरूप विश्वास, चंद्रिमा भट्टाचार्य शामिल थे। बैठक के बाद फिरहाद हकीम ने कहा, हमने चुनाव आयोग से ठीक पहले फर्जी मतदाताओं का मुद्दा उठाया, जैसा कि महाराष्ट्र और दिल्ली में हुआ। ये गलत है। हमने चुनाव आयोग से इसके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है और हमें उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। कई बार केंद्रीय बल मतदान केंद्रों में घुस जाते हैं और कई मामलों में वो मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो वोटिंग लिस्ट पर सीपीआई-एमएल ने इसे लेकर चुनाव आयोग से 7 सवाल पूछे हैं। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार चुनाव आयोग लोगों से नागरिकता पूछ रहा है, जबकि ये राज्य की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ऐसे कागज मांग रहा है जो करोड़ों भारतीयों के पास नहीं है। चुनाव से जुड़ी कोई भी नई प्रक्रिया शुरू करने से पहले सियासी दलों से राय ली जाती है, लेकिन चुनाव आयोग ने अचानक ही इसे शुरू कर दिया। ये कहकर लोगों को बहलाया नहीं जा सकता कि जो लोग 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उन्हें माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र नहीं देने पड़ेंगे। असली सवाल संख्याओं का नहीं, बल्कि प्रक्रिया और उसके खतरनाक नतीजों का है। 3 करोड़ लोग, जिनमें अधिकांश गरीब, दलित और वंचित हैं, उनके पास दस्तावेज नहीं है। उनका नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। भट्टाचार्य ने कहा कि जिस तरह से मतदाता सूची में पुनरीक्षण का काम होता रहा है, उसी तरह से ये काम होना चाहिए। जो विषय राज्य का, उसे राज्य के पास ही रहना चाहिए। मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है, तो निशाने पर मोदी सरकार भी है। देश में जीएसटी को लागू हुए 8 साल पूरे हो गए, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने जीएसटी को आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट्स को लाभ पहुंचाने का क्रूर हथियार करार दिया। तो और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जीएसटी के 8 साल पूरे होने पर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने जीएसटी को आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट्स को लाभ पहुंचाने का क्रूर हथियार करार दिया। राहुल ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि जीएसटी गरीबों को सजा देने, छोटे मध्यम उद्योगों को कुचलने और गैर भाजपा शासित राज्यों को कमजोर करने का जरिया बन गया है। राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा, 8 साल बाद मोदी सरकार का जीएसटी कोई कर सुधार नहीं है, ये आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट दोस्तों को फायदा पहुंचाने का क्रूर हथियार है।
इसका उद्देश्य गरीबों को सजा देना, छोटे मध्यम उद्योगों को कुचलना और राज्यों को कमजोर करना और प्रधानमंत्री के कुछ अरबपति दोस्तों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने दावा किया कि गुड एंड सिंपल टैक्स के वादे से उलट जीएसटी जटिल अनुपालन प्रणाली और 5 स्लैब वाले ढांचे के साथ 900 से अधिक बार संशोधित हुआ है। इससे छोटे व्यापारी और एमएसएमईज कागजी कार्रवाइयों में उलझ गए, जबकि बड़े कॉर्पोरेट्स कर छूट का लाभ उठा रहे हैं। राहुल के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद 18 लाख से ज्यादा उद्यम बंद हो चुके हैं, जो रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाते थे। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखकर किसानों और आम लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही जीएसटी बकाया का इस्तेमाल गैर भाजपा शासित राज्यों को दंडित करने के लिए किया जा रहा है, जो केंद्र के संघ विरोधी एजेंडे को दर्शाता है। राहुल ने आगे कहा कि यूपीए सरकार का जीएसटी एक दूरदर्शी विचार था, जिसका मकसद बाजारों को एकजुट करना और कर प्रणाली को सरल बनाना था। हालांकि खराब कार्यान्वयन और राजनीतिक पक्षपात ने इसे विफल कर दिया। राहुल ने एक सुधारित जीएसटी की वकालत की, जो लोगों और व्यवसायों के लिए अनुकूल हो और भारत की संघीय भावना को मजबूत करे। राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, तो सवाल जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर भी उठ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त भी ये मुद्दा काफी गरमाया। सियासी दलों ने, खासकर बीजेपी ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी ने अब तक अपना वादा पूरा नहीं किया। और अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी पर 5 पूर्व अफसरों ने सीजीआई गवाई को खुला पत्र लिखा है और बड़ी अपील भी की है। तो क्या कुछ लिखा है इस लेटर में, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। अब जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर हो रही देरी पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाहों और वरिष्ठ पूर्व रक्षा अफसर समेत 5 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई के नाम खुला पत्र लिखा है। उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर राज्य दर्जे को हटाने की संवैधानिकता तय करने के लिए पीठ का गठन कर मामले की सुनवाई किए जाने की अपील की है। साथ ही इसकी बहाली के लिए समय सीमा तय करने की भी गुजारिश की है। खुला पत्र लिखने वालों में जम्मू कश्मीर के लिए वार्ताकारों के पूर्व समूह में राधा कुमार, पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई, रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक के मेहता, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल कपिल काक और भारतीय अंतर्राज्यीय परिषद के पूर्व सचिव अमिताभ पांडे शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने आगे किसी भी सरकार को किसी भी भारतीय राज्य का एक तरफा राज्य का दर्जा खत्म करने से रोकने के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय भी मांगे हैं। संसद में केंद्र की तरफ से, खासकर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बार बार दिए गए आश्वासनों का हवाला देते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की देरी संघवाद और संवैधानिक औचित्य की भावना के विपरीत है। ये समूह आगामी मॉनसून सत्र से पहले पार्टी लाइन से परे सांसदों से संपर्क करने की भी योजना बना रहा है, ताकि सदन में इस मुद्दे को उठाया जा सके। अब जिस तरह से पूर्व अफसरों की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है, उसके बाद चर्चा है कि जल्दी ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। बीजेपी ने लोगों से किया वादा अब तक पूरा नहीं किया। ऐसे में जम्मू कश्मीर की जनता में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तो नाराजगी ओडिशा की जनता में भी है। पहले ही पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़ को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और अब बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर पर हमले की घटना सामने आई। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा नेता अपरूपा राउत और उनके समर्थकों ने यह हमला किया है, जिसे लेकर काफी बवाल मच गया और अब मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ओडिशा में दिन दहाड़े बीएमसी के दफ्तर में घुसकर कुछ लोगों ने एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू पर हमला कर दिया। जनसुनवाई के बीच कुछ लोगों ने उनके चैम्बर में घुसकर उनका कॉलर पकड़ लिया और उन पर लात घूसों की बौछार कर दी। उनके सिर पर भी हमला किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस घटना ने ओडिशा की कानून व्यवस्था पर पहले से ही उठ रहे सवालों को और गहरा कर दिया है। कांग्रेस ने इस घटना के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी ने इस घटना का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी नेता अपरूपा राउत अपने गुंडों के साथ नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर को मार रहा है। एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू को अगवा करने की कोशिश भी की गई। जैसे तैसे कमिश्नर ने अपनी जान बचाई। ये है बीजेपी का जंगल राज, जहां अपराधी खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि यह हमला बीजेपी नेता अपरूपा राउत और उनके समर्थकों ने किया है, जो प्रदेश में आम आदमी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस मामले को लेकर ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं ये वीडियो देखकर पूरी तरह स्तब्ध हूँ।
आज बीएमसी के ओएएस अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू, जो अतिरिक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको उनके कार्यालय से घसीटा गया और एक भाजपा पार्षद के सामने उन पर बेरहमी से लात घूंसों से हमला किया गया, जो कथित तौर पर एक पराजित भाजपा विधायक उम्मीदवार से जुड़े हैं। अगर एक वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालय में सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक सरकार से किस कानून व्यवस्था की उम्मीद करेंगे? पुलिस ने मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान जीवन राउत, रश्मि महापात्रा और देवाशीष प्रधान के रूप में हुई है। फिलहाल आगे की जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर मांझी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मच गया है। वैसे बवाल तो बिहार में भी मचा हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी कमर कस चुके हैं और बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में लगातार दूसरे दिन महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें विपक्षी गठबंधन के चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा की गई। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, किन मुद्दों पर बनी सहमति, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राज्य में हलचल तेज है। एनडीए को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन एक के बाद एक लगातार बैठकें कर रहा है। इसी कड़ी में अब इंडिया गठबंधन की मैनिफेस्टो कमेटी की सदाकत आश्रम में बैठक हुई, जिसमें गठबंधन में शामिल सभी 6 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में कई बातों को लेकर मंथन किया गया। बैठक में तय किया गया कि इंडिया गठबंधन का जनता से जुड़े मुद्दों पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही शिक्षा पर भी फोकस रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कानून व्यवस्था का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया जाएगा, क्योंकि बिहार में बीते कुछ दिनों से आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। इस मामले में विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोलता आ रहा है और अब अपने घोषणा पत्र में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए कानून व्यवस्था में सुधार के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले बीते दिन में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया कि इंडिया गठबंधन महिलाओं, युवाओं और समाज के वंचित तबके के कल्याण की योजनाओं के वादे के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगा। इनमें महिलाओं को 2500 देने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन कम से कम 1500 किए जाने, राज्य के लोगों को फ्री इलाज की व्यवस्था आदि शामिल होगी। मैनिफेस्टो में आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने के साथ ही रोजगार के मुद्दे पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। महागठबंधन की बैठक पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, तो सुर्खियों में जेएनयू के छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी का मामला भी है। दिल्ली की अदालत ने सीबीआई को 2016 के इस अनसुलझे मामले की जांच बंद करने की इजाजत दे दी है, लेकिन नजीब की मां की उम्मीदें अब भी बरकरार है कि आखिर नजीब कहां गायब हुआ। ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। तो क्यों बंद कर दिया गया ये केस और क्या है नजीब की गुमशुदगी का पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के स्टूडेंट नजीब अहमद के 15 अक्टूबर 2016 को रहस्यमय ढंग से गायब होने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को जांच बंद करने की इजाजत दे दी है। एडिशनल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कहा कि एजेंसी के पास अब सभी विकल्प समाप्त हो गए हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में नजीब के बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी मिलती है तो सीबीआई जांच को दोबारा शुरू कर सकती है। नजीब, जो जेएनयू में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, कथित तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कुछ छात्रों के साथ झड़प के बाद माही मांडवी हॉस्टल से लापता हो गया था। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की, जिसे बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया। सालों तक चली जांच के बावजूद नजीब का कोई सुराग नहीं मिला। इस मामले ने दिल्ली में खासी सुर्खियां बटोरी और समय समय पर छात्रों ने नजीब को ढूंढने के लिए आंदोलन भी किए। सीबीआई ने 2018 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और अब कोर्ट के आदेश से जांच औपचारिक रूप से बंद हो गई है। अदालत ने अपने आदेश में खेद जताया कि यह मामला अनसुलझा रहा, लेकिन सीबीआई को भविष्य में नए सबूत मिलने पर जांच फिर से शुरू करने की छूट दी। नजीब की मां अब भी अपने बेटे के लौटने की उम्मीद में है। फिलहाल नजीब की गुमशुदगी का यह मामला एक अनसुलझी गुत्थी बना हुआ है। नजीब की गुमशुदगी की पहेली अब तक अनसुलझी ही रह गई, लेकिन पीएम मोदी के दावों की पोल जरूर खुल गई है। पीएम मोदी देश के विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने उनके इन दावों की पोल खोल दी है। दुनिया में भारत का दबदबा अब कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अच्छे संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हेनले एंड पार्टनर्स की तरफ से एक इंडेक्स जारी किया गया है। पाकिस्तान को 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 100वां स्थान मिला है। इस लिस्ट में सबसे ताकतवर पासपोर्ट की बात की जाए तो पहले नंबर पर सिंगापुर है, दूसरे पायदान पर जापान और साउथ कोरिया आते हैं, तीसरे पर डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, स्पेन है। हेनले एंड पार्टनर्स की तरफ से जारी नए इंडेक्स में पाकिस्तान युद्धग्रस्त और दुनिया के सबसे गरीब देशों के साथ खड़ा है। इसके बावजूद पाक सरकार के लोगों ने इसे बड़ी कामयाबी कहा है।
पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि 4 साल पहले 2021 में उनके देश के पासपोर्ट का 113वां स्थान था, लेकिन इस बार वो टॉप 100 में आ गया है, जो बड़ी कामयाबी है। तो वहीं भारत को इस पासपोर्ट इंडेक्स में 82वां स्थान मिला है। भारत को अपने रैंकिंग में 2 बीते साल के मुकाबले 2 पायदान का नुकसान उठाना पड़ा है। ये भारत के लिए बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के आने के बाद से भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। 2014 में 76 थी, जो अब 82 हो गई है, जिससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि दुनिया में अब भारत का दबदबा कम हो गया है। तो वहीं पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि इस इंडेक्स में पाकिस्तान को फायदा हुआ है। पाकिस्तान के लिए ये बदलाव न सिर्फ कूटनीतिक सफलता का प्रतीक है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी बड़ा लाभ है। 32 देशों तक वीजा मुक्त या ऑन अराइवल यात्रा की सुविधा नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों की तरफ बढ़ने का एक नया रास्ता देती है। ऐसे में पाकिस्तान की ताकत और ज्यादा बढ़ सकती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सत्ता के नशे में चूर पार्टी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश आजकल सोशल मीडिया पर खूब दिखाई पड़ रहा है, जो कि कभी कभी बहुत डरावना भी लगता है। कहीं पर वो ट्रेन में यात्रियों के साथ में मार पिटाई कर रहे हैं, तो कहीं पर महिला आईपीएस के साथ में, छोटी मोटी अफसर नहीं, महिला आईपीएस के साथ में बदसलूकी कर रहे हैं। तो और कल उन्होंने उड़ीसा में एक नगर निगम कमिश्नर, छोटा मोटा आदमी नहीं, नगर निगम कमिश्नर को घसीट कर, खींच कर और उसकी पिटाई कर दी। अब इसके सवाल में लोगों ने कहा कि भाई ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो साफ साफ जवाब है, क्योंकि ये अमृतकाल है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।